एक सिंपल सवाल। मान लीजिए सरकार कल एक नया कानून पास करती है जिसमें टोटल 10 रूल्स हैं। सब ठीक चल रहा है पर अचानक पता चलता है कि उनमें से जो रूल नंबर 3 है वो हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो आप कोर्ट क्या करेगी? क्या उस एक रूल की गलती की वजह से पूरा का पूरा कानून बचे हुए 9 रूल्स के साथ कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा? अगर कोई सोच रहा है कि हाँ पूरा कानून गया, तो यही सबसे बड़ी लीगल गलती होती है। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। तो डेफिनेशन से शुरू नहीं करते, सीधा उस प्रॉब्लम पर आते हैं जिसकी वजह से इस डॉक्ट्रिन की ज़रूरत पड़ी। मान लीजिए 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस रात एक बहुत बड़ा एक जादू जैसा हुआ था। हाँ, एक तरफ हमारे पास अंग्रेजों के बनाए हुए सैकड़ों पुराने कानून थे, जैसे इंडियन पीनल कोड और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और दूसरी तरफ संविधान ने देश के नागरिकों को नए ताकतवर फंडामेंटल राइट्स दे दिए। राइट। अब ट्विस्ट ये था कि पुराने कानून और नए राइट्स आपस में टकराने लगे। यही वो कंफ्यूजन था जिसने सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अब अगर किसी पुराने कानून का कोई एक छोटा सा सेक्शन किसी नए फंडामेंटल राइट से टकराता है, तो क्या हम पूरे के पूरे आईपीसी को खत्म कर दें? अरे अगर ऐसा करते तो देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से क्रैश हो जाती, कोई लॉ ही नहीं बचता। एग्जैक्टली। तो कोर्ट के सामने चैलेंज ये था कि कानून को मरने से, डिस्ट्रॉय होने से कैसे बचाया जाए, और इसका सोल्यूशन मिला हमारे संविधान के आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13? हाँ, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये बोलते हैं कि अगर कोई लॉ, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो या बाद का, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो वो वॉइड होगा, यानी अमान्य होगा। लेकिन यहाँ एक ऐसी लाइन आती जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल है। जो भी लोग देख रहे हैं उनको एग्जाम में बस ये लाइन लिखनी है कि लॉ बिकम्स वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, बिल्कुल सही। अगर मैं इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करूं तो ये मुझे एक मेडिकल सर्जरी जैसा साउंड करता है। जैसे मान लीजिए मेरी हाथ की एक उंगली में इन्फेक्शन हो गया है। अब इन्फेक्शन बॉडी में है तो क्या डॉक्टर मेरी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर पूरी बॉडी को थोड़ी ना खत्म करेगा। हाँ, वो सिर्फ उस इन्फेक्टेड उंगली की सर्जरी करके उसे निकाल देगा ताकि बची हुई हेल्दी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर सके। ये डॉक्ट्रिन भी एग्जैक्टली वही कानून की सर्जरी है। बिल्कुल ठीक एनालॉजी दी। डॉक्टर पूरी बॉडी खत्म नहीं करता और उसी तरह जज पूरे कानून को खत्म नहीं करता। इस डॉक्ट्रिन का बेसिक मंत्र बहुत सिंपल है, बैड पार्ट को काट कर निकाल दो और गुड पार्ट को सेव कर लो, ताकि लेजिस्लेचर यानी हमारी संसद ने जो मेहनत करके कानून बनाया है उसका मैक्सिमम हिस्सा बचा लिया जाए। पर एक डाउट सबको आता है यहाँ। अच्छा, क्या डाउट है? सर्जरी सुनने में बहुत आसान लगती है। डॉक्टर के पास तो स्कैल्पल होता है, उसको इन्फेक्शन दिखता है। हाँ, फिजिकल फॉर्म में सामने दिखता है। राइट। पर कोर्ट रूम में बैठे जज को कैसे पता चलेगा कि लॉ का कौन सा हिस्सा काटना है और कौन सा बचेगा? जज ऐसी हवा में तो फैसला नहीं ले सकता ना। अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है। जुडिशरी अपने मन से सर्जरी नहीं कर सकती। इसके लिए कोर्ट्स ने कुछ स्ट्रिक्ट टेस्ट्स बनाए हैं। जब कोई लॉ चैलेंज होता है तो जज उसको 4 अलग-अलग फिल्टर्स या टेस्ट्स से निकालता है। अच्छा, तो पहला टेस्ट कौन सा है इस फिल्टर में? पहला है सेपरेबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब ये देखना कि क्या वैलिड और इनवैलिड पार्ट को फिजिकली और लीगली एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। क्या उनके बीच एक क्लियर लाइन ड्रॉ हो सकती है? ओके, समझ गई। पहले ये देखो कि इन्फेक्शन अलग हो भी सकता है या नहीं। अगर अलग कर दिया फिर अगला स्टेप क्या होता है? फिर आता है इंडिपेंडेंट ऑपरेशन टेस्ट। मान लो जज ने गलत रूल को कानून से काट कर निकाल दिया। अब सवाल उठता है कि जो बचा हुआ कानून है, क्या वो अकेले अपने दम पर फंक्शन कर पाएगा? एक सेकंड, यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहूंगी। अगर बचा हुआ कानून इतना आधा अधूरा हो जाए या इतना खोखला हो जाए कि उसका कोई सेंस ही ना बने, तो क्या कोर्ट फिर भी जिद करेगी उसे बचाने की? नहीं, यहाँ पर कंप्लीट इनवैलिडिटी का रूल लगता है। अगर इनवैलिड पार्ट उस कानून की नींव यानी फाउंडेशन था और उसे हटाने से पूरा लॉ एक बेकार सा ढांचा रह गया है, तो कोर्ट जिद नहीं करेगी। ओह, तो वहां कोर्ट पूरे कानून को वॉइड डिक्लेयर कर देगी। एग्जैक्टली, क्योंकि इन्फेक्शन इतना फैल चुका था कि सर्जरी पॉसिबल ही नहीं थी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होता है, पर संविधान सबसे ऊपर है। पर अगर बचा हुआ कानून इंडिपेंडेंटली ठीक से काम कर सकता है तो तीसरा फिल्टर आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर होना चाहिए। हाँ, लेजिस्लेटिव इंटेंट टेस्ट।
कोर्ट यहाँ सरकार से और खुद से सवाल पूछती है कि क्या सरकार ने इस गलत रूल के बिना इस कानून को पास किया होता। अच्छा, यानी लॉ मेकर्स के दिमाग में क्या था उस वक्त? सही कहा। अगर कोर्ट को लगता है कि प्राइमरी मकसद बाकी बचे हुए रूल्स को लागू करना था तो कानून सर्वाइव कर जाएगा। पर अगर दोनों हिस्से ऐसे गुंदे हुए हैं कि अलग हो ही नहीं सकते, तो चौथा टेस्ट यानी इनसेपरेबिलिटी टेस्ट अप्लाई होता है और पूरा एक्ट खत्म हो जाता है। ये थ्योरी तो दिमाग में सेट हो गई, पर लॉ पढ़ते वक्त जब तक केसेस ना आए कहानी का मजा नहीं आता। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में लॉक करने के लिए चलिए किसी रियल कोर्ट केस में चलते हैं जहां किसी बड़े लॉ को चैलेंज किया गया हो। तो फिर 1957 के एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर केस की बात करते हैं। केस का नाम है RMD चमरबागवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का सबसे बड़ा हीरो केस है। चमरबागवाला, इस केस के फैक्ट्स क्या थे? लड़ाई किस बात पे हो रही थी वहां? कहानी शुरू होती है बॉम्बे से। RMD चमरबागवाला नाम के एक व्यक्ति थे जो एक बहुत पॉपुलर प्राइज कंपटीशन चलाते थे। एक तरह से क्रॉसवर्ड पजल जैसा गेम था। क्रॉसवर्ड पजल तो दिमाग का यानी स्किल का गेम होता है ना? लोगों को भी यही लगता था कि ये दिमागी काबिलियत या स्किल का गेम है, लेकिन रियलिटी में ये एक तरह से लॉटरी या जुआ यानी गैम्बलिंग बन चुका था। ओके, तो गेम के नाम पर गैम्बलिंग चल रही थी। हाँ। तो इस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया? पार्लियामेंट ने इसको रोकने के लिए एक लॉ पास किया, प्राइज कॉम्पिटिशंस एक्ट 1955, और इस एक्ट ने हर तरह के प्राइज कॉम्पिटिशंस पर हैवी रिस्ट्रिक्शंस और बैन लगा दिए। तो चामरबागवाला कोर्ट चले गए होंगे ये बोलने की मेरा बिजनेस क्यों बंद कर रहे हो भाई? हाँ, उन्होंने बोला कि मैं तो अपना बिजनेस कर रहा हूं। आर्टिकल 19(1)(g) मुझे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस का फंडामेंटल राइट देता है। आप ऐसे अचानक सब बैन नहीं कर सकते। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई ना कि सरकार को असल में गैम्बलिंग रोकनी थी, पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन हर तरह के कंपटीशन पर लगा दिया, चाहे वो सच में दिमाग का गेम हो या फिर गैम्बलिंग हो। एग्जैक्टली यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक्ट को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि कानून में प्राइस कंपटीशन वर्ड को इतना ब्रॉड रखा गया था कि उसमें गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस दोनों आ गए। तो अब कोर्ट के सामने तो दो ही रास्ते बचे, या तो वो पूरे कानून को उठाकर फेंक दें क्योंकि वो गेम्स ऑफ स्किल पर भी गलत बैन लगा रहा था, पर अगर ऐसा करते तो देश में गैम्बलिंग ओपन हो जाती, जो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की सर्जिकल छुरी निकाली। उन्होंने उन 4 टेस्ट्स को अप्लाई किया जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे। हाँ, वही टेस्ट्स। कोर्ट ने कहा कि हम गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस को आपस में लीगली और फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी उन्होंने लॉ के बैड पार्ट और गुड पार्ट को अलग कर दिया, एक लाइन ड्रॉ करके। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि जहां तक ये कानून गेम्स ऑफ चांस या गैम्बलिंग को रोकता है वहां तक ये बिल्कुल वैलिड है, उसे बचाया जाएगा। पर जहां तक ये गेम्स ऑफ स्किल पर पाबंदी लगाता है, सिर्फ उस स्पेसिफिक हिस्से को स्ट्राइक डाउन यानी वॉइड कर दिया जाएगा। अरे वाह, तो कानून भी बच गया, सरकार का गैम्बलिंग रोकने का मोटिव भी पूरा हो गया और किसी के फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट नहीं हुए। ये तो एकदम परफेक्ट सर्जरी थी। जो भी लॉ के कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं उनके लिए यहाँ एक मेमोरी लॉक है। जब भी एग्जाम में या डिस्कशंस में सेवरेबिलिटी वर्ड दिखे तो तुरंत दिमाग में चमरबागवाला का क्रॉसवर्ड पजल और गैम्बलिंग वाला सीन फ्लैश होना चाहिए। हीरो केस यही है। सही कहा। वैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा जैसे 1951 के पुराने केसेस ने इसका बेस जरूर रखा था, पर चमरबागवाला ने जो स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क दिया वही आज तक हमारी कोर्ट्स फॉलो करती आ रही हैं। राइट। जैसे मिनर्वा मिल्स केस, जहां 42वें अमेंडमेंट के कुछ ऑफेंडिंग प्रोविजन स्ट्राइक डाउन हुए थे, पूरा अमेंडमेंट नहीं। या किहोतो होलोहान केस। हाँ, किहोतो होलोहान में भी 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ का जुडिशियल रिव्यू एक्सक्लूजन क्लॉज पार्शियली इनवैलिड हुआ था, पर पूरा शेड्यूल बचा लिया गया था। सब जगह यही प्रिंसिपल यूज होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते वक्त ना एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है जहां पर हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अरे हाँ, ये बहुत कॉमन है। बहुत से लोगों को लगता है सेवरेबिलिटी और इक्लिप्स एक ही बात है। एक बार इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। सेवरेबिलिटी से अलग है, दोनों आर्टिकल 13 से ही तो जुड़ी है ना? जुड़ी दोनों आर्टिकल 13 से ही हैं, पर दोनों का ऑपरेशन बिल्कुल अलग है। सेवरेबिलिटी में इनवैलिड पार्ट का परमानेंटली द एंड हो जाता है, उसे कानून से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। और ये प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दोनों लॉज पर लग सकती है, राइट? बिल्कुल। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का फंडा थोड़ा अलग है। जैसा इसका नाम है, इक्लिप्स यानी ग्रहण लगना। जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है हमारा। हाँ, इसमें कानून मरता नहीं है,
अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारे नए फंडामेंटल राइट से टकराता है तो फंडामेंटल राइट उस पुराने कानून पर एक ग्रहण या शैडो डाल देता है। तो मतलब कानून सिर्फ डोमेंट या सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, वो ओवरशैडो होकर पीछे छिप जाता है। सही पकड़ा आपने। इसका मतलब है फाइल को सिर्फ हाइड करना या टेम्पररी म्यूट कर देना। फाइल डिलीट नहीं हुई है, वो सिस्टम में हार्ड ड्राइव पर अभी भी है, बस हमें दिख नहीं रही क्योंकि फंडामेंटल राइट ने उसको हाइड कर दिया है। ये डिलीट वर्सेस हाइड वाली एनालॉजी बहुत बढ़िया है, पर एग्जाम के हिसाब से परमानेंट रिमूवल वर्सेस टेम्पररी ओवरशैडोइंग याद रखना जरूरी है। और इस हाइड होने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? मान लीजिए कल को सरकार संविधान में कोई अमेंडमेंट करती है जिसकी वजह से उस पुराने कानून और कॉन्स्टिट्यूशन का टकराव खत्म हो जाता है, तो फिर वो हिडन फाइल वापस अनहाइड हो जाएगी। बिल्कुल, ग्रहण हट जाएगा और कानून वापस जिंदा होकर लागू हो जाएगा। भिखाजी नारायण केस इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां मोटर व्हीकल्स एक्ट के प्रोविजंस अमेंडमेंट के बाद वापस जिंदा हो गए थे। तो एक क्लियर टेबल दिमाग में बन गई। सेवरेबिलिटी का मतलब है परमानेंट कट और इक्लिप्स का मतलब टेम्पररी हाइड। पर यहाँ तक तो हमने इस सर्जरी की सिर्फ अच्छाइयाँ देखी हैं, कानून बच रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, पर कानून की दुनिया में कुछ परफेक्ट तो होता नहीं। इस डॉक्ट्रिन का एक बड़ा डार्क साइड भी तो होगा ना? जरूर है। इस पूरे फ्रेमवर्क पर एक बहुत बड़ी आलोचना या क्रिटिसिज्म होती है और वो है सब्जेक्टिविटी का इशू। सब्जेक्टिविटी यानी अलग अलग जजेस का अलग नजरिया। हाँ, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का कोई फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं। दो अलग जजेस एक ही लॉ को देखकर बिल्कुल ऑपोजिट कंक्लूजन्स पर आ सकते हैं। एक को लग सकता है कि हाँ ये प्रोविजन इजीली अलग हो रहा है, और उसी बेंच पर दूसरे जज को लग सकता है कि नहीं, दोनों हिस्से डीपली इंटरकनेक्टेड है। एक को निकालेंगे तो पूरा कानून ही गिर जाएगा, इससे तो लीगल सर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। वही तो। और इसका एक और बड़ा रिस्क है जो हमने तीसरा टेस्ट डिस्कस किया था ना, लेजिस्लेटिव इंटेंट टेस्ट, जिसमें सरकार की नीयत या इंटेंशन देखनी होती है। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये है कि एक जज बैठकर ये कैसे पता लगाएगा कि पार्लियामेंट, जहां 500 से ज्यादा मेंबर्स बैठे हैं, उनके कलेक्टिव दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। ये इंटेंशन पता लगाना बहुत मुश्किल और हवा में तीर चलाने जैसा काम है। अच्छा, मैं अब एक शार्प सवाल पूछती हूँ यहाँ पर। अगर एक जज अपने हिसाब से लॉ में ऐसी काट-छांट कर रहा है, वर्ड्स निकाल रहा है और खुद डिसाइड कर रहा है कि सरकार क्या चाहती थी, तो क्या एक तरह से जज खुद एक नया लॉ नहीं बना रहा? क्या ये जुडिशरी का पावर ओवररीच नहीं है? इस प्रिसाइज प्रॉब्लम पूरी जूरिस्प्रूडेंस में रिस्क ऑफ जुडिशियल लॉ मेकिंग कहते हैं। ये इस डॉक्ट्रिन की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। कभी-कभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स हटाने के चक्कर में कोर्ट कानून का रूप इतना बदल देती है कि वो ओरिजिनल लेजिस्लेशन रहता ही नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी का जो बेसिक रूल है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, यानी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगी, ये लाइन तो काफी ब्लर हो गई यहाँ। बिल्कुल, इसीलिए ये डॉक्ट्रिन एक जज के ऊपर एक बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है। जज को इंटरप्रेटर ही रहना है, लॉ मेकर नहीं बनना है। सर्जरी करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि वो बस एक डॉक्टर है जो इन्फेक्शन निकाल रहा है, कोई प्लास्टिक सर्जन नहीं जो पूरा फेस ही बदल दे। बहुत डीप पॉइंट है ये। चलिए इस डीप डाइव की चर्चा को समराइज करते हैं और मेमोरी लॉक्स को एक धागे में पिरो लेते हैं ताकि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें सब कुछ याद रहे। पहला पॉइंट हमारा ओरिजिन था आर्टिकल 13 में, जिसका फ्रेज था वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। और दूसरा पॉइंट था कि सेवरेबिलिटी लॉ की सर्जरी है, बैड पार्ट को निकालो और गुड पार्ट को सेव करो। तीसरा पॉइंट था सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, जिसमें 4 फिल्टर्स थे, पर सबसे मेन लेजिस्लेटिव इंटेंट टेस्ट है। और सबसे बड़ा मेमोरी लॉक चामारबाग वाला केस, जिसमें स्किल और चांस के गैम्बलिंग को अलग किया गया था। और आखिरी पॉइंट था सेवरेबिलिटी और इक्लिप्स का डिफरेंस, जहां सेवरेबिलिटी परमानेंट कट है और इक्लिप्स टेम्पररी हाइड। बिल्कुल सही। आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं देखने वालों के दिमाग में एक नया, सोचने पर मजबूर करने वाला ख्याल छोड़कर जाना चाहता हूँ। अच्छा, क्या है वो ख्याल? हमने इस डॉक्ट्रिन की सब्जेक्टिव नेचर और पार्लियामेंट की इंटेंशन समझने की मुश्किलों की बात की अभी। अगर फ्यूचर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आकर एज अ जज लॉस को इंटरप्रेट करने लगे तो क्या होगा? वेट, एआई जजेस? वो कैसे टेस्ट अप्लाई करेंगे कानून पर? यही तो सवाल है। क्या उनके एल्गोरिदम्स, सेवरेबिलिटी टेस्ट्स ह्यूमन जजेस से बेहतर अप्लाई कर पाएंगे? या फिर मशीन लॉजिक के चक्कर में वो पार्लियामेंट डिबेट्स के इमोशंस और लॉ मेकर्स की असली इंटेंशंस को मिस कर देंगे? क्या काटना है ये तो मशीन आसानी से डिसाइड कर लेगी, पर क्या बचाना मोरली सही है? ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन एलिमेंट है। इसका आंसर कोई कोड नहीं दे सकता।
ये ऐसी चीज है जिस पर सोसाइटी को सोचना चाहिए। एक मशीन शायद सोसाइटी के न्यूआंसेस नहीं समझ सकती। मैं सभी देखने वालों को यही बोलूंगी कि इस क्वेश्चन पर जरूर सोचें। खैर, उम्मीद है आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और हमेशा के लिए दिमाग में बैठेगा। अगर आज की एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लगी तो हमारे वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार और डिटेल टॉपिक्स के डीप डाइव्स में हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।